नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो अभी ध्याय से टोटल आपका यहाँ पे हम लोग 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा पहले बात करेंगे तो जीएस वर्ल्ड से हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे। सबसे शुरुआत यहीं से पहले से हुई थी, लेकिन ये वर्ल्ड वाला टेस्ट सीरीज है, इसमें भी हम लोग 6 से 7 टेस्ट देखे हैं। लेकिन अभी आपको न्यू अपडेटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो आपका जीएस वर्ल्ड का है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे और इसका जो है टेस्ट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले जो है आपके लेक्चर में। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो इस टेस्ट नंबर 2 में जो है ये टेस्ट जनरली ज्योग्राफी के ऊपर है, साथ साथ इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी जो है आपका प्रश्न रखा गया है। तो जैसे हम लोग एनालिसिस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो लेटेस्ट आपका आया हुआ था, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो जो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है सारा कुछ हम आपको बिल्कुल ही सीक्वेंस में करा देंगे, आज तक जितना आर में पूछा हुआ है। बाकी एक हम लोग प्रश्न पत्र देखे थे तो उसमें हमने ऑब्जर्व हम लोग क्या किए कि उसमें जो है लगभग 20 के आसपास जो है आपके प्रश्न जो है ज्योग्राफी से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में टेस्ट जो है आपके लिए ज्योग्राफी का स्पेशल टेस्ट काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। बाकी इसके अलावा पीसीएस मंत्रा से हम लोग 7 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 5 टेस्ट उसमें बचा हुआ है, वो भी हम करा देंगे आप सभी को। और इसके अलावा जो है बहुत कुछ जो आपके लिए खास होगा सभी चैनल पे जो है आपको किया जाएगा। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक होगा, कमेंट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, बस 1 या 2 दिन वेट करेंगे, आपको सारा पीडीएफ जो है अभी तक का मिल जाएगा। वैसे अभी DIS वाला 8 जो है आपको पीडीएफ अपलोड हो चुका है। ठीक, चलिए। तो जैसे मैं बताया हूँ कि टेस्ट को एक अगर इफ़िशिएंट वे में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग 1 से लेके 1 से 40 तक नंबरिंग कर लें, या OMR सीट है OMR सीट ले लें, और मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा। मेरे जो है साथ आप लोग पैरेलली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इससे पता चलेगा कि यदि आज आपका मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाता तो आप ज्योग्राफी को लेके कितना तैयार थे और आपको किस किस सेक्टर में काम करना होगा ये भी आपको रियलाइज होगा। चलिए, तो देखते हैं हम लोग इसका। तो ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 2 जो ज्योग्राफी का है, साथ साथ इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कवर किया गया और करेंट अफेयर भी यहाँ पे आपको कवर किया गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका मरुस्थल है, एक तरफ उसकी स्थिति है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आपको बनाया जाता है। हम लोग जब टेस्ट पेपर देख रहे थे 2021 वाला, तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है देखने को वहाँ पे मिले थे। तो ये काफ़ी बेहतरीन सा टेस्ट सीरीज बनाया गया है। चलिए, तो यहाँ पे गिब्सन है, कालाहारी है, पेंटोगोनिया है और आटाकामा मरुस्थल है। इसकी स्थिति कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है, ये बताना है। चलिए, आप लोग आंसर करें इसका। बाकी आप लोग ऑप्शन वगैरह दिख ही रहा होगा। देखिए, बात करेंगे यदि गिब्सन का, ठीक है, तो ये जो है आपका, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगा आपका, क्योंकि गिब्सन रेगिस्तान जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल जो है रेगिस्तान का मैदान है। ठीक है, गिब्सन। तो एक का तो आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे कलाहारी मरुस्थल है। तो ये कलाहारी जो है, ये अगर इसकी स्थिति की बात करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, उसके दक्षिणी भाग में। और कलाहारी मरुस्थल जो आपका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऐसे ऑप्शन यहाँ बोत्सवाना दिख रहा है तो हम लोग बोत्सवाना कर लेंगे। पेंटोगोनिया की बात आई तो ये जो है आपका ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है, और विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान इसको हम लोग पेंटोगोनिया को आप मानते हैं। और इस रेगिस्तान की स्थिति की बात करें तो मुख्य रूप से अर्जेंटीना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 3 बन गया। लास्ट आटाकामा हो गया, तो आटाकामा जो है आपको चिल्ली में पड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आटाकामा के बारे में बात करेंगे तो एक इसके बारे में खासियत क्या है, तो आटाकामा विश्व का सबसे शुष्क जो है आपका गर्म मरुस्थल है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये चिल्ली में आपको स्थित है। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे 2, 1, 3, 4, जो लोग भी ऑप्शन ए किए हैं बिल्कुल ही उनका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए ग्रीनलैंड जो है ये आपका 2 लाख आपको 2,17,000, ठीक है, ये 2,17,00,000 जो है 5,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। न्यू गिनी का यहाँ पे दिया है, बर्निया है और ग्रेट ब्रिटेन है। इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे
तो ये जो आपको है लगभग लगभग देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या पूछा था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये 209331 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन वाला बात हो गया। ग्रीनलैंड आपको हो गया, यहाँ पे न्यू गिनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी ही कर लेंगे, डी ही करेक्ट होगा। वैसे इसको हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, और अगले लेक्चर में फिर से इसको हम एक बार आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन वाला भी डाटा आपको सही ही है, लेकिन अभी के लिए आंसर यही रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर इसमें चुनना है आपको। देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया है 1 1 2 2 3 1 2 3। इसमें क्या बताना है, कौन जो है आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। कानपुर का, कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, अमृतसर जलंधर लुधियाना और औद्योगिक क्षेत्र। तो इसमें देखिए आपका आंसर जो बनेगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 क्या है, सही है। उत्तरी बिहार लखनऊ, उत्तरी बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, अमृतसर जलंधर लुधियाना औद्योगिक क्षेत्र। तो 2 और 3 ही यहाँ पे आपको बनेगा। देखिए लघु औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो अम्बाला अमृतसर हो जाएगा एक। ठीक है, इसके अलावा सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर हो गया एक, इंदौर देवास उज्जैन हो गया, जयपुर अजमेर हो गया आपका, कोल्हापुर दक्षिण कन्नड़ हो गया। ठीक, ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं आपको लघु वाले में। इसके अलावा जो है भोजपुर मुंगेर आ गया आपका। ठीक है, तो ये उत्तरी बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। 20 सेकंड बस वेट करेंगे। ओके, देखिए तो नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जो है कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई 1854 में स्थापित की गई थी। देखिए रिपीट हो रहा है, पहला जूट मिल 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो पहला जो है कपड़ा मिल 1854 में ही स्थापित किया गया था, कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा। ये तो बिल्कुल ही सही है। पहला जूट मिल जो है 1859 नहीं, ये क्या था 1855 था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था आपका, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो सही यहाँ पूछा गया था, तो यहाँ पे केवल एक ही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी खेती सब्जी की खेती से संबंधित है। ट्रक खेती, बैलगाड़ी की खेती, मशीनीकृत खेती, सहकारी खेती। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सब्जी की खेती से संबंधित, आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, ट्रक खेती। ठीक है, देखिए जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी किसानी क्षेत्र जो है, जहाँ सब्जी का विशेषता देखा जाता है, उसको हम लोग खेती को ट्रक कृषि के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बाजार से जो है ट्रक जो है कृषि से दूरी, उस दूरी को नियंत्रित करती है। तो ट्रक ही क्या करता है, आपको बाजार से जो है कनेक्ट करने का काम करता है इस सब कृषि को, और इसलिए इसका जो है ट्रक कृषि नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पशुचारण खानाबदोश से संबंधित है। राजस्थान, सहारा, यूरेशिया का टुंड्रा क्षेत्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, एक है, एक दो है, दो तीन और एक दो तीन है। यहाँ पूछा गया है कि पशुचारण और खानाबदोश से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिएगा तो राजस्थान भी बन जाएगा आपका, सहारा भी हो जाएगा, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश ही। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, देखिए राजस्थान में खानाबदोश चरवाहे का जो है वहाँ पे अभ्यास वगैरह किया जाता है, तो राजस्थान भी सही ही था। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअल सा प्रश्न है और आप यूपी स्पेशल जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी कराया गया है मैप के माध्यम से सारा कुछ। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? बी ही बन जाएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजधानी आपको पता ही है कि लखनऊ है। ठीक है, और क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो पूरे डाटा आप याद रखेंगे, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप सभी को पता है कि जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो इसका पोजीशन जो है आपको चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आखिर पहला 3 कौन सा है? ठीक है, तो सब आप ही को पता होगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ। चलिए, तो आप लोग जो है सीक्वेंस चाहें तो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, राजस्थान के बाद जो है आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में बोल दिया था। ठीक, लोक नृत्य जो है चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो फैक्चुअल सा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र से है। ठीक है, चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्रवासी के द्वारा किया जाता है। और इसमें देखेंगे तो घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी, ठीक है, और आपका रथ के पहिए पे कई जो है घड़े रखे जाते हैं और सिर पे रख के नृत्य वगैरह किया जाता है। ठीक है, और तेल और दीपक जो अपने सिर पे महिलाएं रख कर नाचती है, तो ये आपका होता है चारकुला नृत्य। तो ये जो है ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के रिहंद घाटी नहर योजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें इसका। देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और इलाहाबाद। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो गोमती नदी पूछा गया यहाँ पे कतरनी जो है कतरनिया बहराइच, फुलहर झील पीलीभीत, रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा झील संत कबीर नगर। ठीक है, चलिए आंसर कर लिए होंगे आप लोग। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फुलहर झील पीलीभीत, यही इसका उद्गम स्थल है। ठीक, गोमती नदी का। ठीक है, आप सभी को ध्यान होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गोमती जो है किसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। देखिए पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी, खाद्यान्न, जूट या दलहन? तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्यान्न में ही हो जाएगा। पूरे देश में देखेंगे तो ओवरऑल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, चाहे बात किया जाए रबी फसल का, खरीफ का, जायद का, सारा फसल यहाँ पे उगाया जाता है आपको। तो आप देखेंगे कि खाद्यान्न में ओवरऑल उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि हम लोग ऑलरेडी बात किए थे कि भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक भी कौन है? आपका उत्तर प्रदेश ही है। अगर चावल की बात करेंगे तो यहाँ भी इसका स्थान 2 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर कॉफ़ी की बात करें, यहाँ पे कॉफ़ी ऑप्शन में दिख रहा था, तो कॉफ़ी उत्पादक आप सभी को पता होगा, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक है। जबकि जूट में आप सभी को पता होगा कि जूट में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तब एक नेक्स्ट यहाँ पे बचा आपका दलहन फसल। ठीक है, तो दलहन फसल की अगर बात करेंगे, आप लोग कमेंट लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़े, दलहन में जो उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन है? ये आप लोग कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी एक उत्पादन वगैरह का लिस्ट यहाँ पे बताया गया था जब मैं यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज करा रहा था। तो वहाँ पे एक भारत में मान लीजिए एक खनिज हो गया और एक खाद्यान्न हो गया, तो इसमें उत्पादन में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे कौन है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो जो है आपको बना हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीमैप शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ है। आप लोग आंसर किए होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लखनऊ ही हो बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की उप जनजाति कौन सी है? बुक्सा, कठरिया, महिगिरी और यहाँ पे नेक्स्ट है आपको जो है खरवार। चलिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका थारू जनजाति का, तो ये कठरिया, कठरिया जो इसका उप जनजाति है, ये बात याद रखेंगे, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल याद रखने वाली है। तो कठरिया जनजाति थारू जनजाति की उपजाति है।
अब प्रश्न नेक्स्ट आया कि ये जो थारू जनजाति है आपका, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे आप तो गोरखपुर हो गया और तराई वाला क्षेत्र, वहाँ पे देखने को जनरली मिलता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जनजाति की बात करेंगे तो आपका भेटिया, बुक्शा, जौनसारी, राजी, गोंड, खरवाड़ हो गया, बैगा, पनिका, अगरिया, ठीक है, सब जनजाति जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय स्थापना की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सहरिया, थारू, महिगिरी या गोंड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थारू। तो थारू जनजाति के लिए आपको बलरामपुर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कौन सा अभयारण्य स्थित है। ये सारा ही फैक्चुअल प्रश्न है। वखीरा पक्षी है, चंद्रप्रभा है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, किशनपुर। देखिए संत कबीर नगर में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वखीरा पक्षी आपका अभयारण्य। ठीक है, याद रखेंगे, 1980 में स्थापित किया गया था इसको, बखीरा पक्षी अभयारण्य को। बाकी और भी ऑप्शन में यहाँ पे है। ठीक है, तो वो सब जो है एक नज़र में इसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे किशनपुर का अभयारण्य है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और ये आपका जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसी का एक हिस्सा है, लखीमपुर खीरी जो है जिले के आसपास। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है। यहाँ पे वर्च है, शीशम, पीपल और साल। सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, शीशम हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की खोज की गई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, मिर्जापुर है, ललितपुर, औरिया, फतेहपुर। ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ललितपुर। ठीक है, आप लोग, उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप पैरेलली मेरे साथ आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप यदि गलत करके सही करते हैं, आप सीखते हैं, यकीन मानिए, आप करके देखिए, 2-4 टेस्ट लगा के देखिए, उसके बाद देखिए क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है ललितपुर में ही क्या है, आपको यूरेनियम की खोज की गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे भारत में तो यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में है नहीं, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कम मात्रा में ही है, फिर भी चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश के कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग निम्नलिखित में से कौन है। कृषि के बाद, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। तो कृषि के बाद रोजगार सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में मिलता है। हथकरघा, मिट्टी का खिलौना, बिस्किट या दरी उद्योग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, हथकरघा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय जो है श्रेणियों पे विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आयु के आधार पे इनको बताना है आपको। हिमालय है, अरावली है, अल्पेशियन है, ब्लैक फॉरेस्ट है। तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, ये सबको यहाँ पता होगा कि सबसे पुराना तो अरावली है। अरावली अपने जो है आखिरी अवस्था में, यानी प्रौढ़ अवस्था में चल रहा है, ये अपने हाइट को खोते जा रहा है दिन पर दिन। तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पुराना अरावली, फिर आपका अल्पेशियन, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, और सबसे नया आपको कौन है, हिमालय। और हिमालय क्या है आपको, दिन पर दिन इसका हाइट जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी युवा अवस्था में है अभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जल संधि है, एक तरफ स्थिति है। मलक्का जल संधि, युकाटन जल संधि, जिब्राल्टर है, डोबर जल संधि। अच्छा प्रश्न है, आंसर करिए इसका। देखिए, जल संधि से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे हैं और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया को, ठीक है। युकाटन की जल संधि जो आपका हो जाएगा, ये मैक्सिको क्यूबा। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर आपका हो जाएगा यहाँ पे स्पेन मोरक्को। और डोबर जल संधि, ये आपका यहाँ पे बनेगा इंग्लैंड फ्रांस। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 जो लोग किए होंगे, ऑप्शन सही होगा उनका 20 का सी बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 20 देख लिए, 21 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे, सिद्धांत और एक तरफ विद्वान है। ठीक है, ये भी आपको सुमेलित ही करना है। तो यहाँ पे तापीय संकुचन का सिद्धांत है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है, संवहन तरंग है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तापीय संकुचन का सिद्धांत जो है वेगनर के द्वारा,
ठीक, बेगनर नहीं, सॉरी, जेफरीज के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय फिसलन के सिद्धांत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेली के द्वारा। संवहन तरंग का सिद्धांत तो ये आपका बनेगा होप्स के द्वारा। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इससे आप लोग परिचित होंगे, ये बेगनर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए, 2, 3, 4, 1। अब देखिए ये तो सभी को पता होगा, यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बेगनर। बाकी ये जनरली लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, यहाँ से आप याद करके जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची झील है? इसमें बिल्कुल ही फैक्चुअल सा प्रश्न है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। टिटिकाका है, टीशो शिकुरू है, लेक आयर है, लेक चार्ड है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा, टीशो शिकुरू। ठीक है, संसार का सबसे ऊंचा झील है तिब्बत के पठार पे, ये जो है लगभग देखेंगे तो ये 18,000 आपका 284 फीट, ठीक है, इसकी ऊंचाई पे स्थित है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ते, विश्व की सबसे ऊंची झील पूछा गया था। ठीक है, गहरी झील नहीं पूछा गया था, ध्यान देंगे। गहरी झील पूछा जाता तो आप बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न, शुक्र ग्रह के बारे में आपसे बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला एकमात्र देश है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको पता ही है कि टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा वेरिएशन शुक्र पे ही देखने को मिलता है, तो आप लोग सही बना लिए होंगे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है बुध जो है होता है आपका, ये भी गर्म ही होता है। सूरज के ऐसे तक करीब होता है लेकिन गर्म नहीं होता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को पता होगा, ये सन हो गया, इसके नज़दीक सबसे बुध हो गया आपका। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी अपनी, फिर है मंगल आपका, फिर है क्षुद्र ग्रहों का पेटी हो जाएगा, और इसके बाद आपका ये बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि और अरुण और वरुण, यही ग्रह है आपको। तो ये सबसे नज़दीक तो बुध है आपको, लेकिन गर्म यहाँ पे पूछा गया था। जरूरी नहीं जो सबसे नज़दीक हो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन होगा, वजह इसका अलग है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही है। ये क्रम भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्रम भी आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन है, इसके बाद कौन है, इस सीक्वेंस को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल एक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया था कि अमेरिका शुक्र पर सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला, तो वहाँ पे असफलता हासिल हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर भारत के कर्क रेखा के निकटतम है? कोलकाता है, भरूच, भावनगर, मुंबई। अब कर्क रेखा पे स्थित नहीं पूछा जा रहा है, कर्क रेखा के निकट पूछा जा रहा है, आसपास। ठीक है, आप लोग इसमें आंसर कर लिए होंगे, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पे है कोलकाता। वैसे तो आपको पता ही है कि कर्क रेखा भारत के जो है आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये बात सभी को पता होगा, और वो 8 राज्य भी आप सभी को पता होगा। ठीक है, उसमें आपका जो है मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा पे स्थित शहर अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे आपका रांची हो जाएगा। भारतीय मानक मेरिडियन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आंसर करें आप लोग। ये ऑलरेडी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। भारतीय मानक मेरिडियन यानी बात हो रहा है 82.5 डिग्री का। ये तो आप लोग अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे। उत्तर प्रदेश तो इसमें बनेगा ही। ठीक है, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो एक थोड़ा सा एक मैपिंग वाला आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि हिंद महासागर में द्वीपों को पश्चिम से पूरब, ठीक है, यानी ईस्ट से आपको, सॉरी वेस्ट से जो है आपको ईस्ट बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले देखेंगे तो आपका सेशल्स हो जाएगा एक, इसके बाद जो है डिएगो गार्सिया आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है आपका मालदीव, और फिर आपका श्रीलंका। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। यहाँ पूछा गया आपको कि फंडी की खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भारत, कनाडा, मैक्सिको या पेरू। बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है।
तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कनाडा। ठीक, अगला देखते हैं। ये सुमेलित करना है, यंत्र है, मौसम के तत्व, स्टीवेनसन स्क्रीन है, विफोर्ट स्केल है, हाइग्रोमीटर है। ठीक, देखिए इसमें कौन सा ही सुमेलित है, ये पूछा गया था। स्टीवेनसन स्क्रीन तापमान मौसम के तत्व के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टीवेनसन जो स्क्रीन होता है थर्मामीटर में, आपको शेल्टर थर्मोस्क्रीन या थर्मामीटर स्क्रीन के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये तो आपको यहाँ पे सही है। बाकी देखिए यहाँ पे हाइग्रोमीटर यहाँ पे वर्षा के लिए दिया है, तो ये हाइग्रोमीटर वर्षा के लिए नहीं, ये आर्द्रता मापने के लिए होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ब्यूफेट स्केल, ठीक है, तो ब्यूफेट स्केल भी यहाँ पे ये पवन का पैमाना मापता है, आर्द्रता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ यहाँ पे बताना है। मैपिंग का एक प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग देखे थे, अभी म्यांमार चर्चा में भी है, अभी करंट अफेयर में भी काफ़ी हम इसको डिटेल में चर्चा किए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए म्यांमार के साथ जो है आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, सारा यहाँ सही हो जाएगा। भारत और म्यांमार जो है, कुल भारत और म्यांमार की बात करेंगे तो 1600 जो है 43 किलोमीटर करीब बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य आपका, एक अरुणाचल प्रदेश यहाँ ऑप्शन में जो दिख रहा है, नागालैंड हो गया, मणिपुर और मिजोरम जो है बाउंड्री शेयर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है? रिजांगला, नाथुला दर्रा, खारदुंग दर्रा, ये कोड का प्रयोग करके सही आपको उत्तर बताना है। देखिए लद्दाख की बात हो रही है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। रिजांगला दर्रा तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है, और खारलुंग दर्रा। ठीक, चलिए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा सी, 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन सा जो है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को सही ढंग से परिभाषित करता है? आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को विभाजित करने वाली रेखा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच सीमा वाला, अक्साई चीन के क्षेत्र में एक प्रस्तावित सीमा, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन का सीमा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैकटार्नी जो है मैकडोनाल्ड, तो ये हो जाएगा अक्साई चीन क्षेत्र का एक प्रस्तावित सीमा वाला। ठीक है, तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। यहाँ पे देखिए शोराथांग है, नाथुला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे शेराथांगला, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये तो आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, ये दोनों ही क्या है, सही है, तो ऑप्शन आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन बी। अभी सारा फैक्चुअल ही प्रश्न है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बिल्कुल आपको याद होगा आप सॉल्व करेंगे, नहीं याद होगा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मानसरोवर झील निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या लद्दाख। मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही बनेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर के रूप में निर्धारित है। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में ही ये देखने को, तो ये भी तो सही है, और इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी सम्मिलित कर लिया गया, तो आप लोग ऑप्शन सही किए होंगे, सी ही। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा बनाता है? तो एक मैपिंग का और प्रश्न है, भूमध्य सागर से पूछा गया सीमा जो है कौन बनाता है? देखिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया है और स्पेन है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग कर लेंगे, फ्रांस तो बनाता ही है आपको, साथ साथ जो है आपको स्पेन भी बनाता है। भूमध्य सागर से उसे देखेंगे तो 21 देशों का सीमा लगता है। ठीक है, आप मैप पे देख सकते हैं, ऐसे ऑलरेडी हम इसको यूपीपीसीएस वाले टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताए हुए थे। ठीक है, मैप के माध्यम से। ठीक है, तो 21 पूरे देश लगते हैं, और उसमें देखेंगे बहुत सारा नाम आएगा, सीरिया, ट्यूनीसिया होगा आपका, स्पेन, ग्रीस हो जाएगा, मिस्र, अल्जीरिया हो जाएगा आपका, इटली वगैरह, मोरक्को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम के क्षेत्र में आता है? जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है उसमें कौन आता है? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, आपको सही उत्तर इसमें बताना है। बाकी ऑप्शन देखिए। ठीक, देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया,
जिबूती और इथोपिया। ठीक है, साथ साथ सोमालिया भी शामिल है। तो ये तीनों ही हो गया, और तीनों तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ही है। अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पूछा गया है कि चांदीपुर समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। फैक्चुअल सा प्रश्न है, आप लोग अभी तक कर भी लिए होंगे, उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। चांदीपुर तट जो है उड़ीसा राज्य में जो है बाल सरोवर 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से साल्टोरा रिज कहाँ स्थित है। साल्टोरा रिज, ठीक है, आंसर करें इसका। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। आगती द्वीप, बंगराम द्वीप, कदमत द्वीप। तो लक्षद्वीप तो द्वीपों का समूह है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए, बात किया जा रहा है लक्षद्वीप का, तो इसमें आगती हो जाएगा, बंगराम सब ही हो जाएगा। तो देखते हैं, ऑप्शन आपका डी सही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये इसमें बताना है। चांग चेनमा घाटी लद्दाख, सियाचिन जम्मू और कश्मीर, सर क्रीक गुजरात। तो यहाँ पे देखेंगे चांग चेनमा घाटी लद्दाख, ठीक, ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। साथ साथ सर क्रीक गुजरात, ये भी सही हो जाएगा। सियाचिन जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये यहाँ पे आपको सही नहीं बनेगा। तो ऐसे में ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा एक और तीन, और एक और तीन तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो सी में ही देखने को मिल रहा है। नागालैंड राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूर्वांचल श्रेणी का सारामती पर्वत नागालैंड में ही स्थित है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, सही पूछा गया था। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है नागालैंड। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे तो सीमा साझा करता है, तो ये तो क्लियरली गलत हो गया। ठीक है, पूर्वांचल में जो है सारामती पर्वत नागालैंड में ही स्थित है, तो ये सही है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, केवल जो है 2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। फैक्चुअल सा प्रश्न है, इसका आंसर सही आप लोग किए होंगे, उत्तराखंड ही हो जाएगा। कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। बहराइच, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। ये भी काफ़ी हम डिटेल में इसको चर्चा किए थे मैप पे, और ये हो जाएगा, या जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसमें तो आपका इलाहाबाद ही आ जाएगा, जो प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 59 लाख जो है 54,000 के करीब जो है यहाँ पे 2011 का डाटा बताता है आपको। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। लखीमपुर खीरी जो है 7,680 वर्ग किलोमीटर में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या क्या होगी। 7, 12, 15 और 6। तो 10 लाख से अधिक अधिक वाला पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे कानपुर आपका लखनऊ हो गया, गाजियाबाद, इलाहाबाद, बनारसी, मेरठ और आगरा। जनसंख्या के आकार से दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो ये आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सिक्किम। यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर सिक्किम ही बन जाएगा। सिक्किम का जो है अगर बात करेंगे तो जनसंख्या काफ़ी ही कम है, 6,07,688 है। वहीं क्षेत्रफल भी इसका जो है अधिक नहीं है, 3,702 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका 2011 वाला रिपोर्ट है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला था, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में 10 की, यानी पिछले 10 साल में, यानी 2001 से 2011 तक सबसे अधिक यही वृद्धि आपको देखने को मिला था। ये लगभग जो है 27 यहाँ पे 80% जो है बढ़ा था। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा 55% के करीब जो है देखने को मिला था। भारत का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य यहाँ पूछा गया है, सबसे कम। उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड और केरल। सही जवाब आपका यहाँ पे आप लोग सही किए होंगे, नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड जो है इसका नकारात्मक वृद्धि दर रहा था 0.47। तो बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, पहले से थोड़ा घट ही गया था। इसके बाद केरल का भी नाम आता है, तो केरल में लेकिन 4.86% के करीब में रहा था।
अगला देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर सबसे कम था। नगरीकरण का स्तर, कल भी एक प्रश्न पे बात हुआ था ऐसे, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको ये प्रश्न पूछा गया था 2021 वाले पेपर में, इसको हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे कम नगरीकरण हिमाचल प्रदेश का मात्र 10%। इसके बाद बिहार था आपका 11.3%। इसके बाद आपका असम हो जाएगा, फिर उड़ीसा वगैरह था। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 48 हो गया 49। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला, ये सबसे ज़्यादा पूछ दिया, वो सबसे कम पूछा गया था। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। आप लोग आंसर सही किए होंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक नगरीकृत वाला गोवा ही बन जाएगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। न्यूनतम वाला पूछा गया है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या श्रावस्ती। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या थी, ये आपका श्रावस्ती ही था। ठीक, श्रावस्ती मात्र 3.46%। इसके बाद देखेंगे तो कुशीनगर, फिर महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ वगैरह हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक नगरीय प्रतिशत जो है कहाँ पे, तो ये आपका बन जाता गाजियाबाद। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी किस प्रदेश में संकेंद्रित है। अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल जो है कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लगभग जो है आपको 4 करोड़ के समथिंग में दिखेगा, फिर आपका बंगाल आ जाएगा, फिर बिहार वगैरह हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पे जनजाति पूछा गया, शेड्यूल ट्राइब की बात पूछी जा रही है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, मैप में हम सारा कुछ डिस्कस किए थे, सोनभद्र ही होगा आपका। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 53। सरंडा और चाईबासा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भूमिगत जलाशय, यूरेनियम की खदान, लौह अयस्क का भंडार या तांबे की खदान है। चलिए आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लौह अयस्क के भंडार से संबंधित है ये वर्ड। ठीक है, सरंडा और चाईबासा भारत के झारखंड राज्य में देखने को, ये जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है वहीं पे स्थित है। शस्य सघनता निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधित है। ठीक है, ये टर्म जो है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बनेगा सी, सकल फसल क्षेत्र, और सकल जो है बोया गया क्षेत्र। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55। गुरु महिसानी निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए डेयरी उत्पादन है, लौह उत्पादन है, गेहूं उत्पादन है, कोयला जो है खनन है। यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, लौह अयस्क का खनन केंद्र। अगला देखते हैं बक्साइड अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। ठीक है, इसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। ये मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है, लेटराइट चट्टानों से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है। तो बक्साइड अयस्क के बारे में पूछा गया है कि इसका उपयोग एल्युमिनियम में होता है, बिल्कुल ही सही है। मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेप में पाया जाता है, लेटराइट चट्टान से जुड़ा हुआ है, दोनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी ही बनेगा आपका। अगला देखिए भारत में सीसा खनिज संसाधन के बारे में बताना था, कौन सा सही है बताइए। सीसा एक प्रमुख अयस्क गैलिना है तथा ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के आग्नेय शैलों में पाया जाता है। राजस्थान का जावर क्षेत्र शीशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन यहाँ भी सी बन जाएगा। भारत में कोयला भंडार के बारे में बताना है। एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में नमी की मात्रा कम होती है। उड़ीसा में देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और ये कुल कोयले भंडार का 24% से अधिक वहन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऐसे एंथ्रासाइट जो कोयला अगर देखें तो ज़्यादातर भारत में पाया जाता नहीं है, बिटुमिनस खूब पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एंथ्रासाइट कोयला जो है जम्मू कश्मीर में थोड़ा मोड़ा मात्रा में देखने को मिलता है, बिल्कुल ही सही है। उड़ीसा में देश का दूसरा सबसे कोयला भंडार है और कुल कोयले भंडार का 24% से अधिक वहन भी करता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। एंथ्रासाइट की बात करेंगे तो इसमें देखिए कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा वो अच्छे क्वालिटी का कोयला जो है आपको माना जाता है। ठीक है, जहाँ तक लिग्नाइट कोयले की बात की जाए तो इसको भूरा कोयला भी कहते हैं और कार्बन का मात्रा तो इसमें कम होता है और बहुत ही कम होता है, 20 से मान के चलिए 35% तक देखने को मिलता है। नमी जो है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, कम मात्रा में पाया जाता है, इसमें नमी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपका गलत बन जाएगा। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अधिकतर चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो देखिए अधिकतर अगर पूछा गया है तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य है जहाँ गन्ना और चीनी का उत्पादन में ये पहले स्थान पे है। देखिए चीनी उत्पादन में पहले स्थान पे है, ये बात ध्यान रखेंगे। उत्पादकता अगर पूछा जाएगा तो उसमें आपका जो है महाराष्ट्र बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मैग्नीज उत्पादन का केंद्र है? तुमकुरु, कडप्पा और बालाघाट। नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए मैग्नीज उत्पादन पूछा गया था, तुमकुरु भी हो जाएगा, कडप्पा, बालाघाट भी हो जाएगा, सारा ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तांबा खनिज के संबंध में आपको बताना है। भारत में तांबे का भंडार उत्पादन में गंभीर कमी है। महाराष्ट्र में बालाघोट खदान है भारत के तांबा का 50% से अधिक उत्पादन करती है। और राजस्थान में जो है खेतड़ी की खानें आपको अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपको बताना है सही जो है कौन सा है। देखिए भारत में तांबे का भंडार और उत्पादन की बात करें तो ये कमी है, ये बात सही है। महाराष्ट्र का बालाघोट का खदान जो है भारत के तांबे का 50% से अधिक। राजस्थान में खेतड़ी खाने तांबा गैस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी ही बनेगा। अगला देखिए, अब्रक के संबंध में बताना है। अब्रक के गुण उत्कृष्ट विद्युत शक्ति, परतदार और कम बिजली हानिकारक है। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट अब्रक प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इसमें आपको क्या सही ही ढूंढना है। ठीक है, आप आंसर जो है इसका कीजिए। ऑप्शन वैसे ही है सेम, केवल एक है, दो, एक, दो, ना तो एक ना ही दो। अब्रक के बारे में देखा जाए तो कम बिजली हानि होता है, इसमें लॉसेज कम होता है। ठीक है, तो ये बात जो है सही है। गुणवत्ता जो है उत्कृष्ट होता है। ठीक है, झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट अब्रक उत्पादन के लिए है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही बनेगा आपका। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 63। हाल ही के खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सोनभद्र तो उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। कोलार जो है फेमस फॉर, ये आपका सोने का भंडार हो जाएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। देखिए तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है आपको, चक्रवात के केंद्र में एक आंख बनती है जिसमें बहुत अधिक वायुदाब होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में लैंडफॉल करते समय इनकी तीव्रता आमतौर पे कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए बताना है कौन सा सही है। सही बताना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो ये सही है आपका, लैंडफॉल करते समय इसकी तीव्रता आमतौर पे कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब ये चक्रवात आपको जनरली देखने को मिलेगा 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री आपको दक्षिण अक्षांश के बीच जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, तो 5 से लेके और 30 में और नीचे भी 5 से 30 में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यही यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जो है स्टेटमेंट यहाँ पे आपको ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बनेगा बी, केवल दो। अगला देखिए, ला नीना के संबंध में अभी ऑलरेडी इस पे हम लोग चर्चा कर हो चुके हैं पहले कि ला नीना जो है, एल नीनो वगैरह सब इसके बारे में चर्चा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है बताइए कौन सा सही। ऑप्शन देखिए वही सेम है, एक है, दो है, एक, दोनों दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखते हैं। तो ये जो है मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के सतह के तापमान में आवधिक वार्मिंग को संदर्भित करता है। ला नीना का संबंध भारत के भारी मानसून में वर्षा से है। यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, सही पूछा गया है। तो ला नीना के बारे में आपको पता होगा कि आमतौर पे तब होता है जब व्यापारिक हवाएं बहुत तेज उठती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडे पानी का सामान्य संचय कारण ही बनता है। अल नीनो के विपरीत प्रभाव का ही है। ठीक है, अल नीनो जो था उसका विपरीत ही प्रभाव है ये। तो ला नीना जो है हिंद महासागर में द्विध्रुवी का कोई प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है। अल नीनो का घटना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो उसके विपरीत का घटना है, भारत पे इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। टाइफून बाम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? टाइफून बाम को
तो यहाँ पे देखिए ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत है, ये भी फैक्चुअल सा प्रश्न है। यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। टाइफून बाम को जो है फिलीपींस में टाइफून यूलिन्स के रूप में भी इसको जानते हैं। तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको देखने को ये मिलता है। विनाशकारी तूफान होता है, काफ़ी शक्तिशाली तूफान होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 68, उत्तर पूर्वी मानसून के संबंध में बताना है। बताइए कौन सा इसमें सही है। इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद होता है। ये भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वार्षिक वर्षा का प्राथमिक स्रोत भी है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी ही बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से बादल धब्बेदार धूसर या सफेद बादल जिसमें अक्सर अंधेरा होता है, इसको कौन सा बादल बोलते हैं। अल्ट्रा स्टोटस है, स्ट्रोयुमसम है, आर्टोक्यूमुलस है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अल्टो स्टेटस बादल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस बादल को वर्षा बादल भी कहा जाता है। तो अल्टो क्यूमुलस है, सीरो स्टल्टस है, स्टो, यहाँ पे पूछा है कि किस बादल को वर्षा बादल, ठीक। तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा ऑप्शन सी स्टेटो क्यूमुलस। ये सब बिल्कुल फैक्चुअल सी चीज़ें हैं। विश्व का प्रमुख गर्म मरुस्थल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गर्म पेरुवियन करंट है, हार्श अक्षांश है, वेस्टिज है, जेट धराएं हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्श अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित कर रहे हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन आप सभी को दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। महासागरीय लवणता की बात करें तो वाष्पीकरण यहाँ पे दिया है, बर्फ का जमना, नदियाँ, पवन प्रवाह, सारा ही फैक्टर है इसमें। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखिए, यूरोप महाद्वीप के निम्नलिखित समुद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। चलिए इसको ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, अब ऑप्शन क्लियरली दिख रहा होगा, इसको आंसर करें। ये मैपिंग वाला है, समुद्र को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले इसमें सफ़ेद सागर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाल्टिक सागर, और इसके बाद देखेंगे तो ये एंडियाटिक सागर और आयोनिक सागर। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, सी। अगला पूछा गया है यहाँ पे, बोगीविनिले द्वीप हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो ये तो प्रशांत महासागर में बन जाएगा। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला आपका ब्यूफोर्ट गैर समुद्री जलधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ब्यूफोर्ट वाला जो है ये आर्कटिक महासागर में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम भी कहा जाता है। ब्लैक स्ट्रीम से ये सारा फैक्चुअल ही पूछा गया है। कुरेशियो करंट को हम लोग ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। महासागरों के संबंध में बताना है, पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन समुद्र से ही होता है। इसका उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बाकी ऑप्शन एज इट इज वैसा ही है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। लगभग देखेंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र से ही सबसे ज़्यादा होता है, 50 से 80%। अधिकांश समुद्री प्लैंकटन से होता है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 78, विश्व का सबसे बड़ा सागर मृत सागर निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। मृत सागर आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच ही हो जाएगा। ऑप्शन ए, कौन सा जो है मरुस्थल मरुस्थलीय धाराओं से प्रभावित, मरुस्थलीय महासागरीय धाराओं से प्रभावित है। आंसर करें। आटाकामा है, यहाँ पे थार है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस समुद्र तटीय क्षेत्र के बालू में पाया जाता है। बाकी मैं आपको पीडीएफ तो देता हूँ, आप चाहते हैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा एक्चुअली हल्का फुल्का नॉइज़ है तो थोड़ा सा मैं बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस समुद्री तटीय क्षेत्र में बालू पाया जाता है। तो ये खाली बाकी फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा कुछ मोनाजाइट वाला हो जाएगा, मलाबार वाला में, मलाबार में। अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम अवस्थिति, तब इसमें कुछ समझने का है नहीं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, ठीक है।
तो ये तो अमरकंटक पठार से ही, ऑलरेडी ये भी सब क्वेश्चन हम लोग किए थे। भारत में वह स्थान जहाँ सोना, तांबा, लौह अयस्क तथा कोयला क्रम पाए जाते हैं। मतलब पहले सोना, फिर तांबा, लौह अयस्क। तो आप बता सकते हैं, मुश्किल सा प्रश्न नहीं है, आपको कोई भी पता है। एक देखें, जैसे देखिए सबसे पहले सोना, तो सोना आपका कोलार कर्नाटक में, अभी इसी हम लोग टेस्ट सीरीज में देखे थे। तांबा खेतरी में हो जाएगा, लौह अयस्क जो है नोआमुडी, और कोयला जो है झरिया। ऑप्शन ए ही बन जाएगा। अगला देखिए, कौन सा कथन सही है, इसमें देखना होगा। बादल रहित रातें स्पष्ट बादल वाली रातों की तुलना में गर्म होती है क्योंकि वातावरण में गर्मी का अवशोषण और इसे पृथ्वी की ओर भेजती है। बादल रहित रातें स्पष्ट रूप से तुलना में गर्म होती है, बादल रहित, ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है। कॉपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। और नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर जो है रीडिंग में अचानक गिरावट से तूफानी मौसम की स्थिति का संकेत मिलता है। तो इसमें गलत पूछा गया था, क्या पूछा गया, सही, ठीक है। तो ये तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बैरोमीटर में अचानक अगर गिरावट आता है तो तूफान वगैरह आने का संकेत होता है। बाकी सब यहाँ पे गलत ही है। झारखंड में सिंदरी में जो है उत्पादित खाद कौन सा है। सिंदरी में जो है क्या उत्पादन किया जाता है, तो यूरिया ही किया जाता है। नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फैक्चुअल सही प्रश्न है, तो नासिक जो हो जाएगा आपका गोदावरी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले ही टेस्ट में शायद, वो जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मीठे पानी की झील जो है वो बुल्लर झील था आपका, ये था आपका जम्मू कश्मीर में ही। माजुली द्वीप किस नदी से निर्मित है, ठीक है। माजुली द्वीप जो बनता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है और माजुली द्वीप जो है ये बनाती है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, नमदफा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सी फसल कम वर्षा में खेती के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है, कम वर्षा में इसका खेती हो जाएगा, ये पूछा गया है। देखिए हर्ष ग्राम है, चावल, सरसों, गेहूँ, आप सभी को पता है, इसमें एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चावल के लिए तो ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। दो जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं और ये नहीं, तो बाकी बचा बी ही होगा, ठीक है। तो बी में क्या है, 1 और 3, हर्ष ग्राम और सरसों। राउरकेला स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला तो ब्राह्मणी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन सा निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है भारत में निर्विवाद, मतलब भारत का इसमें लगभग 3/4 हिस्सा भारत में ही देखने को मिलेगा। तो ये जो हो जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ये आपका कंचनजंगा ही हो जाएगा, 8,500 लगभग 86 मीटर। तीस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पे यमुना, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो नदी तंत्र आप सब पढ़े होंगे, ब्रह्मपुत्र ही सही ऑप्शन बन जाएगा। राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है, लिग्नाइट उत्पादन पूछा है। तो देखिए कोयले में हम अभी आपको बताएं कि कोयले में एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, उसमें लिग्नाइट, बिटुमनस भी आपको देखने को मिलता है। तो ये पूछा गया है, लिग्नाइट में बताना है आपको, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु। सबसे बड़ा जो है लिग्नाइट कोयले का अगर पूछा जाए उत्पादक, तमिलनाडु ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार जापान से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को 1 दिन का लाभ होगा। यह अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देश के लिए अब सुविधाजनक है, लेकिन छोटे देशांतर विस्तार के लिए कई समय क्षेत्र है। अब बताइए यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, सही ही ढूंढना है, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर जापान से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को 1 दिन का लाभ होता है, बात सही है। अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देश के लिए असुविधाजनक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, लेकिन छोटे देशांतर वाले के लिए जो है कई जो है समय क्षेत्र, तो ये सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन सी ही बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा बनाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं पहले। तो भूमध्य सागर देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, आंसर करें इसका। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ पे देखिए लेबनान तो सही हो जाएगा और सीरिया, ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला देखते हैं 96, पूछा गया है कि कथनों विचार करके बताइए इसमें। ग्रेनाइट चट्टाने मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है। महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टाने से बनी होती है, इसमें क्या बताना है, सही बताना है।
पूछा है कि सही बताना है, ठीक है, ओके। गिरनाइट चट्टान में मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सिलिका और मैग्नीशियम नहीं, एल्युमिनियम होता है, ये तो गलत हो गया। महासागरीय तल मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टान से सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा। 97 देखते हैं। इडुक्की जो है थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इडुक्की, तो ये तो केरल में हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल की संरचना संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन आपको देख लीजिए यहाँ पे, 1 और 2 है, 1 और 3 है, 2 है, 1, 2 और 3 है। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, पहला है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धूल के कणों की उच्च संरचना पाई जाती है। ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में ही मौजूद है। आपको इसमें क्या बताना है? सही बताना है, ठीक है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है। यहाँ पे बी ही सही है आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में उपोष्ण, बाकी एक केवल क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब पहला वाला स्टेटमेंट भी सही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, ये पूछा गया किसका उदाहरण है। एंटियाई की घाटी है, भ्रंश भी आकार की घाटी, तो ये जो हो जाएगा आपका भी आकार की घाटी। अगला देखिए, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? म्यांमार थोड़ा चर्चा में था, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, भारत और चीन के अलावा पूछा गया था, तो ऑप्शन डी ही होगा। 101 देखते हैं। बलित पर्वत के संबंध में बताना है। बलित पर्वत मुख्यतः रचनात्मक प्लेट सीमाओं पे पाए जाते हैं। एक फोल्डिक में अनफोल्ड वेव्स को एंटियाइकी कहा जाता है और डाउनफोल्ड को सिकलाइन होते हैं। तो इसमें देखिए क्या बताना है, सही बताना है। तो यहाँ पे जो होगा, बलित पर्वत मुख्यतः रचनात्मक प्लेट की सीमाएं पाए जाते हैं, ये तो आपको गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे केवल 2 बी हो जाएगा। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? जो भी ज्वालामुखी होता है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन निकलता है? बहुत ही आसान है, जलवाष्प का मात्रा ही सबसे ज़्यादा होता है। बाकी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आपको सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये सब देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जो है जारी किया? तो ये जो है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा मैंग्रोव की विशेषता है? मैंग्रोव के बारे में खूब सारा हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। यहाँ विशेषता पूछा गया है। ये मूल रूप से सदाबहार भूमि के पौधे होते हैं जो जो आश्रय वाले किनारे पे बढ़ते हैं, और जैसे ज्वारीय प्लेट, डेल्टा और खाड़ी, वे जनन की सजीवता प्रदर्शित करते हैं। उन्हें कम और सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। सही यहाँ पे बताना है। देखिए, पहला तो सही है, सदाबहार भूमि वाले पौधे होते हैं ये मैंग्रोव, जनन की सजीवता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। प्रश्न संख्या 100, ये हम लोग 4 देख लिए, ठीक है, ये 104 ही था, ठीक है। 105 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? मार्कल मॉडल संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा दक्षता से रिलेटेड, ऑप्शन सी ही बन जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। अगला है आपको, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है, ये तो आपका चेन्नई में ही है, एनबीए, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। कौन सा घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है? अत्यधिक नमी, नए कालीन, बाहरी प्रदूषण या कीटनाशक, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको। देखिए, घर के अंदर वायु प्रदूषण का मुख्य कारण अत्यधिक नमी भी हो सकता है, नया कालीन भी हो सकता है, बाहरी और कीटनाशक वगैरह भी हो सकते हैं, ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक शब्द गढ़ा था? पारिस्थितिक शब्द जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो ये अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। 1866 में इनके द्वारा ये शब्द जो है दिया गया था। लोकतल झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मोट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये जो है कब शामिल किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 1993। जल ग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई, जलकुंभी संक्रमण, प्रदूषण, ये सब जो समस्या इसमें ज़्यादा देखने को मिला था, और ऐसे में 1993 में इसको मोन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इसमें नहीं है? समुद्र का स्तर में वृद्धि होना, प्रवाल भित्ति का विरंजन, जानवरों की आबादी का व्यापक रूप से गायब होना, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो समुद्र स्तर बढ़ेगा आपका, ठीक है, बर्फ पिघलेगा,
प्रभाल भित्ति और विरंजन, जानवरों की आबादी में व्यापक रूप से गायब होना, ये भी सही है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का स्थानांतरण, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे। यदि 1/4 संख्या का 1/3 15 है तो एक संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। चलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ प्रश्न है आपका। कह रहा है कि यदि 1/4 संख्या का, मान लेते हैं चलिए कोई संख्या x है, इसका यदि 1/4, चलिए अंग्रेजी में थोड़ा देख लेते हैं इस प्रश्न को। इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर इज 15, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ, ठीक है। तो कोई संख्या x हम ले लेते हैं, इसका 1/3 का 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर इज, ठीक है, ओके। 1/4 नंबर का ये सब बता रहा है आपको। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, 1/4 लिख लीजिए, 1/4 हो गया। ऑफ बता रहा है तो इसका का हो जाएगा 1/3 ऑफ x इक्वल टू कितना, 15 बता रहा है। बस अब यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कुछ इसमें करना नहीं है। का को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x/12। और यहाँ से देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 × 12, तो 12×5 = 60, 12×1 = 12, 6 × 18 180 बन जाएगा। तो x का वैल्यू 180 बन गया। यहाँ पे कुछ पूछा क्या था कि संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा। तो 180 का 3/10वां भाग आपको निकालना है, यानी 3/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 × 3 = 54, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है कोई भी मैथ वगैरह, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, फिर से हम बता देंगे, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बस आप सीखना चाहिए आपको। वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जिसे 6:7 के अनुपात में दोनों पदों में से घटाकर 16:21 से कम का अनुपात दिया जाए। अब वो कौन सा छोटी संख्या घटाया जाए, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं लोग कि चलिए 6:7 दिया है, तो 6 में से कोई हम लोग x जो है मान लीजिए घटाते हैं, कोई छोटी संख्या, और 7 में से भी कोई छोटी संख्या, तो ये कम होना चाहिए किससे, 16/21 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये बन जाएगा 21 × 6 - x लेस देन 16 × 7 - x। बस यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 21 × 6 - x है, लेस देन 16 इंटू मल्टीप्लाई करने का आपका यहाँ पे काम बचा। बस 21 × 6, 6 × 6 6 दूनी 12 माइनस 6x लेस देन 16 से 112 हो जाएगा माइनस 16x। अब x वाले को एक साथ कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये -6x प्लस 16x लेस देन 112, ये -126, तो ये बन जाएगा आपका -10x लेस देन, ये आपका यहाँ से बन जाएगा 12, 6 में से 2 गया 4, अच्छा ये सही है ना, 7 एकम 7 4, 7 छक 42, 4 हो गया, 7 एकम 7 4 11, ठीक है सही है ये भी सही होगा, 6 एकम 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 में से 2 गया 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे लगभग आपका 1.4 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 1.4 से ज़्यादा यहाँ पे नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 3 हम लोग मान लेंगे, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे देखिए, इतना करने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, ठीक है। सिंपल सा कि जो 6/7 जो आपका रेशियो है, इसमें से क्या हम लोग माइनस करें कि ये जो है 16/21 से कम का अनुपात बनाए। अब 16/21 का मतलब हो गया यहाँ पे 16/21 ही रखें। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 3 रख देते हैं, तो 6 - 3 हो गया। यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 3/4 बना यहाँ पे, ठीक है। आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 16/21 है, ये देखिए क्या कम है, तो देखिए थोड़ा हम लोग देखते हैं तो 0.75 के करीब में आएगा। और ये देखेंगे आप तो इससे थोड़ा ही अधिक ही आएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या बोला था, तो 3, अगर मान लीजिए 3 रखने पे अगर नहीं सूटेबल होता 4 रख के चेक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत का, ये आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि आयत का क्षेत्रफल भी बता दिया है, लंबाई चौड़ाई में भी रिलेशन बता दिया है। तो चौड़ाई का 15% अधिक है, तो चौड़ाई को क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि चौड़ाई कितना है, x है, तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा,
15% अधिक है, तो 115/100 इंटू एक्स हो जाएगा। ये आपका लंबाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रफल तो दिया है, तो बस आपका कैलकुलेशन ही बचा यहाँ पे। एक्स इंटू 115 x/100 इक्वल टू कितना दिया है आपका 460। यही दिया है 460 ही दिया है, हाँ बिल्कुल। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 460 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 115 यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, ये 5 दूना 10 और ये 5 एकम 5, ये 5 दूना 10 हो गया। ये अब देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब रूट यहाँ पे कर दें, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे, 1% को आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो 1% के आधे को 1% के आधे को दशमलव में लिखेंगे, तो 1/2 इंटू 1% को 1/100 लिखेंगे, तो यानी 1/, कितना हो जाएगा आपका 200। तो 1/200 को क्या लिखेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 0.005। ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 115। ठीक है, तो 115 आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, 115 सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइम लेंगे, बस 1-2 मिनट। तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर कंटिन्यू ही रहेगा। आप लोग इसको 115 को अभी सॉल्व कीजिए।
ओके ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था आपको कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आसान सा प्रश्न था। देखिए यहाँ पे आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25%, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना एज्यूम करते हैं, 100 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, इसका 25% है यानी 25 हो जाएगा। अब लाभ आपको बताना है, तो लाभ बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 माइनस 25 करेंगे 75 आ जाएगा आपका। लाभ प्रतिशत बताना है, तो 75 बटे क्रय मूल्य कितना है 25 इंटू 100, 25 दिए आपका 75, ठीक है। और इस 100 यानी 300% आ जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, सी। अगला देखिए, दो वर्गों के विकर्ण जो है 2:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वर्गों का विकर्ण का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रों का यानी क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं, रेशियो देर एरिया ही बताना है, क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पे तो विकर्ण को एज्यूम कर लेते हैं कि 2:5 ही है, तो 2x5 एज्यूम कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यदि विकर्ण दिया रहे तो हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो पहला विकर्ण तो 2x है, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे, चूंकि रेशियो बताना है तो डिवाइड कर देते हैं, हाफ इंटू ये आपका 5x का स्क्वायर, यानी 5 का 25 हो जाएगा और x स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x, 4 रेशियो आपका 25 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अगला देखिए, अरुणा ने एक जो है केक को 2 हिस्से में काटा। एक कोई केक है, इसको 2 हिस्से में काटा गया, ठीक है। और आधे को समान आकार में छोटे छोटे टुकड़े में काटा गया। मान लीजिए आधा हो गया, इसको समान हिस्सा में काटा गया है। प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है। फिर उसके पास केक के कुल 60 टुकड़े हैं, तो मूल केक कितना भारी था, ठीक है, ओरिजिनल जो था। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 60 टुकड़े में से 6 टुकड़े तो समान टुकड़े हैं, ठीक है, एक आधा टुकड़ा है। अब प्रत्येक टुकड़े का वजन यहाँ पे कितना दिया है आपको, तो टुकड़े का वजन 20 ग्राम है, ठीक है। छोटे टुकड़े का 20 ग्राम दिया था, तो 20 ग्राम हुआ। छोटे छोटे टुकड़े कितने थे, 6, तो कितना हो जाता है आपका 120 ग्राम। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो 120 ग्राम हाफ पार्ट हो गया, तो हाफ पार्ट जो और बचा होगा 120 ग्राम का ही होगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 240 ग्राम। ऑप्शन ए बन जाएगा आपको। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पे दिया है कि एक निश्चित कोड में टुगेदर को लिखा जाता है ऐसे, तो फिर आपको यहाँ पे रोल को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना होगा टुगेदर को कैसे लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे टुगेदर है, टुगेदर को लिखा गया है यहाँ पे RQEGRJCT। तो यहाँ पे चेक करना होगा आखिर कैसे लिखा गया है। देखिए, तो एक वाला पोजीशन जो है टी से अगर पहले जाएंगे, देखिए PQRST, तो ये दो पहले है, टी से पहले दिख रहा है, दो पहले। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो O के बाद ये Q आ रहा है, तो ये आगे है, ठीक है, ये दो आगे है। तो ऐसे यहाँ पे फिर देखें, जी से दो पहले, इसका मतलब ऑड प्लेस वाला 2 प्लेस पहले जा रहा है और इवन वाला 2 प्लेस आगे जा रहा है। तो बस यहाँ पे वही काम कर दें। पे रोल है आपका PAROLE, तो एक वाला है ये ऑड पोजीशन है, तो इसे दो पहले जाएंगे, दो पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा N, इसके दो बाद जाएंगे तो क्या आ जाएगा C, इससे दो पहले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा P, दो बाद जाएंगे Q, दो पहले J, दो बाद G, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन C। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है 11, 12, 17, 18। अच्छा, यहाँ पे श्रृंखला वाला है ये, ठीक है। 11 है, 12 है, 17 है, 18 है, 23 है और 24 है। नेक्स्ट क्या होगा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 11, 17,
17 23, तो 23 के बाद क्या आ जाएगा? ऐसे देखिए 12 18, 18 के बाद 24। देखिए 11 में 6 ऐड करेंगे 17, 17 में 6 ऐड करेंगे 23, 23 में 6 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 6 3 9 29। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे नेक्स्ट पूछना आ रहा था, ये मान लीजिए 29 हो गया, नेक्स्ट वाला क्या होगा, तभी आप बता सकते थे 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। ठीक है, अगर दो भी पूछा जाता तो आप 29 30 करके बता सकते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि श्वेता जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। चलिए, तो ये तो डायरेक्शन वाला है तो इसको तो देखना पड़ेगा। तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, श्वेता 5 किलोमीटर पूरब चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ से चलती है 5 किलोमीटर पूरब। चलिए 5 हो गया। फिर वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो दक्षिण तो ये है, पश्चिम ये है आपका, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब ऐसे कुछ आएगा कोई। ठीक है, और 5 किलोमीटर, तो चलिए 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं वो फिर उत्तर पश्चिम की ओर। अब उत्तर पश्चिम यहाँ से कौन हो जाएगा आपका? तो ये उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन का बात किया जा रहा है कितना? तो ये हो गया उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर। जहाँ से उसने शुरुआत की थी अब वो कहाँ है? देखिए शुरुआत तो यहाँ से हुआ था, है कहाँ पे? यहाँ पे है। बिल्कुल, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, शुरुआत से जो है वो कहाँ पे है? चलिए इसको हम बना देते हैं अच्छे से, यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से। ठीक है, ये हम लोग जो है सबसे पहले डायरेक्शन लिख लें। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। सबसे पहले बोला है इसमें स्टेटमेंट में कि श्वेता 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है। मान लीजिए इसको पूरब की ओर यहाँ में 5 किलोमीटर पहुँचा दिए। चलिए 5 किलोमीटर हो गया पूरब। फिर वो जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हो जाएगा यहाँ से डायरेक्शन? तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये कितना बता रहा है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो ये वाला डायरेक्शन ही आएगा। ठीक है, और इसमें मान लीजिए 5 किलोमीटर चला देते हैं। चलिए ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिए। फिर इसके बाद बता रहा है फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर है और यहाँ से उत्तर पश्चिम चलाना है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से 5 किलोमीटर कुछ ऐसे चला देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा पोजीशन बनेगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? शुरुआत से वो अब कहाँ है? तो देखिए शुरुआत से कहाँ हो जाएगा? ये आपका तो पता है कि 5 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये यही पोजीशन, शुरुआत वाला ही पोजीशन लगभग आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कर लेंगे, शुरुआत बिंदु पे। अगला है यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ पे संविधान पार्क का उद्घाटन किया? संविधान पार्क आपका कहाँ पे बनाया गया? लखनऊ में। सॉरी, लखनऊ नहीं, जयपुर में बनाया गया था संविधान पार्क। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो है आपका संविधान पार्क बनाया गया है। अगला देखें, 3 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान देव नारायण जी की 111वें महोत्सव को कहाँ संबोधित किया गया? ठीक है, तो ये संबोधित कहाँ किया गया था? भीलवाड़ा में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 124। यूनेस्को ने जो है ओडिशे को डेजर्ट साइट श्रेणी में विश्व धरोहर घोषित किया। ये किस देश में है? तो ये यूक्रेन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है कि सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? सी फीड्स ये जो है आपको पेप्सिको फाउंडेशन और केयर के द्वारा थे। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो आपका 126। ये सारा करंट का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ निम्नलिखित में से किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? हॉकी संघ जो है JSW ग्रुप को बनाया गया है। मनप्रीत जो है मेनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये अमेरिका। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के संबंध में बताना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी 8 से 10 जनवरी 2023 कर इंदौर में हुआ। इस सम्मेलन का विषय था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार।
ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए, देखिए ये तो आप लोग कर लिए होंगे आंसर। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है। 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी, और इसका थीम था आपका प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में जो है विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो यहाँ पे सी कर लेंगे ऑप्शन। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 129। हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो ये जो है एससी चरानिया को। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। किसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए रूपरेखा तैयार किया? तो ये भारतीय रेलवे का पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही ऑप्शन 2030 तक टारगेट है। किसको जो है पीछा छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कौन सा था? ठीक है, ये 132, ठीक है 133 ही है। तो ये जो है आपको जापान को छोड़ के। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत और रूस के संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया गया? तो ये जो है मेरठ। समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2-3 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका भारतीय नौसेना। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल के कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का घोषणा किया है? अच्छा प्रश्न है, देखिए 20% इथेनॉल मिलाने की बात की गई है। ठीक है, पहले जो है 10% का टारगेट था, अब वो पूरा हो गया, लगभग 20% का टारगेट का। यूएन पोर्टल का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, टीका, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से, महिला को ओलंपिक। देखिए पहला ही आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। गर्भवती महिलाओं के जो पंजीकरण के लिए यूएन जो है पोर्टल लाया गया है, याद रखेंगे। 138 देखते हैं। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले, ये भी आप बता सकते हैं, शुभमन गिल। अगला देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो यह अनुमान लगाया गया है 2037 तक। 2037 नहीं, 2047 तक यह अनुमान लगाया गया है। 37 थोड़ा जल्दी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है? तो ये जो है शुभ्रा गुप्ता। ठीक है, तो इस तरह से 140 प्रश्न हुआ। टेस्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी का टेस्ट था, साथ साथ मैथ और करंट अफेयर तो सर हर एक टेस्ट में है ही। बाकी एक हम आपके लिए जो है PYQ वाला जो है एक सीरीज करेंगे, और इसमें हम लोग 2021 वाला कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी जो 3-4 साल का क्वेश्चन बचा हुआ है, लेटेस्ट जो 3-4 साल, जैसे 2020 में जो पेपर हुआ था, ये सब जो है हम जो है सारे को जो है लेके एक सेपरेट जो है वीडियो बनाएंगे। तो एक वीडियो में कवर नहीं होगा, जैसे 2021 का हम जो है एक 2020 वाला एक वीडियो में कवर करेंगे, ऐसे करके एक एक वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी GS वर्ल्ड वाला हम लोग फिनिश करेंगे पूरा, जितना टेस्ट इसका अवेलेबल है, और मार्केट में जो बेहतर अवेलेबिलिटी होगी उसको लेकर बात करेंगे। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।